डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इंडिया में एक थ्रस्ट सेक्टर माना गया है। यानी बिकॉज हमारी इकोनॉमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अभी भी एग्रीकल्चर पे काफ़ी डिपेंडेंट है। अबाउट 40 to 50% ऑफ द इकोनॉमी इज स्टिल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो उससे जो वैल्यू एडिशन हो सकता है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी देती है, उसे इंसेंटिवाइज करती है, ताकि अगर हम फूड एंड प्रोसेसिंग सेक्टर में थ्रू वैल्यू एडिशन अपने एंटरप्रेन्योर्स ला पाए। नॉट ओनली एंटरप्रेन्योर्स का भला होता है बट ऑल्सो देश का भला होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं, फार्म इनकम लेवल्स बढ़ती हैं। देयर आर मेनी एडवांटेजेस टू दैट। इस सब्सिडी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉइंट्स एलोकेट किए गए हैं। इस पॉइंट्स में अबाउट 100 मार्क्स दिए जाते हैं, जिसके तहत उसकी डिटेल्स आज हम आपको बताएंगे। बताने से पहले ये समझ लीजिए कि अगर आप इस स्कीम के तहत एलिजिबल होते हैं, सो यू आर एलिजिबल फॉर 5 crores इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी। ये सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योर्स को देती है, जो इस स्कीम के तहत at least 60% of marks in general category and 45% of the marks in SC/ST category के तहत eligible होते हैं। So friends, let's talk a little bit about this scheme and its marks। जहाँ तक ये marks का सवाल है, ये 8 categories में divided है। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो प्रायोरिटी सेक्टर को फोकस करती है। प्रायोरिटी सेक्टर के तहत 25 मार्क्स दिए गए हैं, 25 मार्क्स, जिसमें अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल, मीट, पोल्ट्री, मिल्क सेक्टर या मिल्क एसोसिएटेड सेक्टर्स या एक्वा या मरीन सेक्टर में जाते हैं तो आपको पूरे 25 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप बाकी किसी सेक्टर में जाते हैं, जैसे आपका फूड या ग्रेन या सीरियल्स का प्रोसेसिंग कर रहे हैं, या बेवरेज का प्रोसेसिंग कर रहे हैं, या हनी का प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एनी अदर सेक्टर एसोसिएटेड विद इट, तो आप उसमें 20 मार्क्स के लिए एलिजिबल होते हैं। फर्दर, अगर आपके पास लैंड का पोजेशन है तो उसका क्या स्टेटस है, उस पर भी आपको 15 मार्क्स एलोकेट होते हैं। अगर आपके पास लैंड का टाइटल है, आपने रजिस्ट्रेशन डीड किया हुआ है, इट इज़ रजिस्टर्ड, आपके पास CLU है, अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर है, तो आपको पूरे 15 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपके पास टाइटल है पर आपने अभी तक CLU नहीं किया है, या वो अभी तक इंडस्ट्रियल लैंड आइडेंटिफाइड नहीं है और आपको उस चेंज ऑफ लैंड यूज़ लेना है, तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। और अगर तो आपने सिर्फ एग्रीमेंट ऑफ सेल किया है और उसमें अभी तक CLU नहीं लिया है या रजिस्टर करके नहीं रखा है, तो आपको उसमें 5 मार्क्स मिलते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली, आपका जो नेटवर्थ है वो भी मैटर करता है इस प्रोजेक्ट में। इसके तहत आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। यानी जो एंटरप्रेन्योर्स या डायरेक्टर्स इस प्रोजेक्ट के होते हैं, उनका जो नेटवर्थ है वो एटलीस्ट 2 से 3 गुना ऑफ द इक्विटी अगर रहता है, नॉट डेट, इक्विटी अगर रहता है, तो आपको पूरे 15 मार्क्स मिलते हैं। अगर 1.5 गुना से 2 गुना रहता है तो 10, या इन केस ऑफ SC/ST कैटेगरी कम से कम इक्वल मार्क्स होने चाहिए, इक्वल नेटवर्थ होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इक्विटी। फिर बात करते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशो। अब डेट सर्विस कवरेज रेशो क्या होता है? ये आपके प्रोजेक्ट की एक एबिलिटी होती है जिससे कैश जनरेशन जो होता है, उस कैश जनरेशन से आपका डेट, जो लोन आप लेते हैं या दूसरों से पैसा उधार लेते हैं, उस डेट को ये कैश कैसे फुलफिल कर सकता है। तो इसमें अगर आपका डेट सर्विस कवरेज रेशो 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो आपको पूरे 15 मार्क्स मिलते हैं। अगर इससे कम है, 2-2.5 गुना है, तो कम मार्क्स मिलते हैं। इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रहे। अब हम बात करते हैं बाकी 4 कैटेगरीज़ की, जिसमें मार्क्स तो सिर्फ 5-5 हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज़ हैं वो। सो
आप जब अपना प्रोजेक्ट लगाते हैं, द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ये भी देखता है कि आपने किस तरह के एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट में रखा है या रखेंगे। अगर वो एम्प्लॉयज़ बैचलर होल्डर्स हैं, मास्टर्स होल्डर्स हैं इन फूड टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेस, तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने डिप्लोमा होल्डर्स अपॉइंट किए हैं या स्टफ लाइक दैट, तो आपको कम मार्क्स मिलते हैं। फिर एक जो कैटेगरी रखी है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे रखी है। अब रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि आप ऑल्टरनेट एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ जैसे सोलर, विंड हो गए, उनमें आप कितना प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके उसे यूज़ कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट कम से कम 10% होना ही चाहिए। मतलब आपका जो सैंक्शन लोड है उसका 10% का जो रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है वो एटलीस्ट 10% रहे। तो इस चीज़ पे ध्यान रहे। एंड इम्पॉर्टेंटली नीति आयोग के थोड़े डिफाइंड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर आप उन प्रोजेक्ट्स, उन एरियाज़ में अगर आप अपने प्रोजेक्ट लगाते हैं, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाते हैं, तो आपको अगेन फुल 5 मार्क्स मिलते हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 5 मार्क्स हो या आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 5 मार्क्स हो। अब इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी रहता है कि आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो प्रेजेंट करना पड़ता है टू अ कमिटी जो आपको इवैल्यूएट करती है उस पर। और उस कमेटी जब आप प्रेजेंटेशन के लिए आते हैं और प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपको पूरे 15 मार्क्स मिलते हैं उसके लिए। सो इन मार्क्स सिस्टम्स का आपको ज़रूर ध्यान रहे, कीप इन माइंड। इनके लिए इसके जो बैकअप डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपके पास होने चाहिए, जैसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या हम टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जिसे बोलते हैं, जो प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट को एंड पूरा उसका बाइबल रहता है ऑन दैट प्रोजेक्ट। एडिशनली आपके पास CE सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड इंजीनियर सर्टिफिकेट फॉर मैकेनिकल, आर्किटेक्चरल सर्टिफिकेट की उसमें कहाँ कितना कॉस्ट आएगा ये होने चाहिए। आपके CA सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, नेटवर्थ के डिटेल्स होने चाहिए। ये सब एप्लीकेशन में ज़रूर रहे। इसके तहत जो भी आपको हेल्प चाहिए, वेदर यू आर लुकिंग फॉर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट और एनी गाइडेंस ऑन दिस प्रोजेक्ट with regard to evaluation criteria, तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। We are happy. हमारा email is reference below. Thank you so much.